तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा जो आज के टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड है उतना हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो इफ़ यू रिमेम्बर हमारे लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था, और कल के लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक हमने देखा था वो था बार मैग्नेट। तो आज हमको बार मैग्नेट से रिलेटेड अगले टॉपिक देखने हैं, इसलिए पहले सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर अगर आपको याद होगा तो बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसको हम लोग बोलते हैं 2l। कितना डिस्टेंस है ये? 2l। एंड अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक एक्सिस। वेरी गुड। देन इफ यू रिमेम्बर नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना वो होता है प्लस क्यू एम। क्या होता है वो? प्लस क्यू एम। और साउथ का क्या होता है? माइनस क्यू एम। तो पोल स्ट्रेंथ of so north pole is plus qm and pole strength of south pole is minus qm. A line passing through both the poles is called as magnetic axis. A line passing through the center of magnet and perpendicular to magnetic axis is called as equator. Very good. और फिर मैंने आपको ये भी बताया था, अगर याद होगा, क्योंकि मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते ही है, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही साथ में, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको डिनोट करते हो किससे? एम से। एम बार मतलब एम से। किससे? एम बार से मतलब एम। और अगर याद होगा इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। दोनों में से कोई भी एक पोल का स्ट्रेंथ लो, उसका मॉड लो। माइनस लोगे तो भी मॉड प्लस आएगा, प्लस लोगे तो भी मॉड प्लस आएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। रिमेंबर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का डिस्टेंस है 12, उसको बोलते हो मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। और जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक लेंथ कम है, क्योंकि जो पोल से थोड़े से अंदर है, तो ज्योमेट्रिक लेंथ इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ। मैंने आपको दोनों का रिलेशन भी बताया था, रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, वो अभी मैं वापस यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। इसके बाद हमने कुछ और एक दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखे थे, अगर याद होगा तो। एक था इक्वेटोरियल प्लेन। क्या था? इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, अभी इमेजिन कर लो कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, बार है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, इसमें से जो लाइन पास हो रही है वो कौन है? एक्सिस। अब मैग्नेट के सेंटर से कोई भी लाइन अगर एक्सिस को परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलते हो? इक्वेटर। तो ये एक्सिस था, यहाँ से एक लाइन है, ये कौन है? इक्वेटर। ऐसा एक लाइन है, ये भी कौन है? इक्वेटर। यहाँ पे एक लाइन है, वो भी क्या है? इक्वेटर। करेक्ट। तो एक नहीं, बहुत सारे इक्वेटर्स होते हैं, तो यू हैव मेनी इक्वेटर्स। तो ये सारे इक्वेटर एक पर्टिकुलर प्लेन में होते हैं, उसको बोलते हो इक्वेटोरियल प्लेन। अ प्लेन कंटेनिंग ऑल द इक्वेटर्स ऑफ अ मैग्नेट is known as equatorial plane. Good. इसके बाद मैंने आपको बताया था, if you remember, अगर याद होगा तो, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, सही है? गुड। फिर ऑफ कोर्स ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट है। इक्वेटोरियल प्लेन में अगर मैं मैग्नेट के सेंटर से हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेता हूँ, सेम डिस्टेंस पे, और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ, तो क्या बनता है? सर्कल। इसको क्या बोलते हो? इक्वेटोरियल सर्कल। द लोकस ऑफ all the points in the equatorial plane which are at the same distance from the center of magnet is called as equatorial circle. The locus of all the points, कौन से प्लेन में? in the equatorial plane which are at same distance, कहाँ से? from the center of magnet is known as equatorial circle. यहाँ तक हमने कल देखा था, if you remember. अब उसके आगे
अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपको डिराइव नहीं करने हैं, वो सिर्फ आपको इन कंपैरिजन देखना है। मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा फॉर्मूला देखा तो मैग्नेटिज्म में ऐसा फॉर्मूला आएगा, तो सिर्फ कंपैरिजन करना है, आपको डिराइव कुछ नहीं करना। तो अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसके एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड किया था आपने। और उसमें भी हमने एक स्पेशल केस देखा था कि जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ वो बहुत दूर अगर होगा तो शॉर्ट डाइपोल बोलते थे। क्या बोलते थे? शॉर्ट डाइपोल। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन याद होना चाहिए, मैं वैसे बताऊंगा अभी, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में आपको एक्सिस इक्वेटर पे भी याद होना चाहिए। तो सिमिलरली जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक्सिस पे और कहाँ पे, इक्वेटर पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक्सिस पे और कहाँ पे, इक्वेटर पे, क्या फाइंड करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेट के केस में एक्सिस पे और कहाँ पे, इक्वेटर पे, क्या फाइंड करोगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ पॉइंट, इसमें दो केसेस, A at a point along the axis, B at a point along the equator, along the equator। यहाँ तक क्लियर? तो दो पॉइंट्स है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एक बार मैग्नेट ले लेते हैं और इसको मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करूंगा क्योंकि आपके बुक में डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ तुमको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, देन ऑफ कोर्स दिस इज द एक्सिस, ये मैग्नेट का सेंटर हो गया, ये एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है। तुम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है क्योंकि पहला केस क्या है, अलोंग द एक्सिस। और अगर आपको याद होगा डाइपोल के केस में हम सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ द मैग्नेट से। कहाँ से? सेंटर ऑफ द मैग्नेट से। इसको बोल दिया। गुड। नाउ इफ यू कंपेयर विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था, मतलब दो हमारे पास चार्जेस थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो यू हैव टू चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। गुड। देन हमको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पी पॉइंट, वो पी पॉइंट सेंटर से बहुत दूर है। इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डाइपोल या तो फार अवे पॉइंट। तो जब फार अवे पॉइंट हो या शॉर्ट डाइपोल हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाय आर क्यूब, स्क्वायर नहीं, आर क्यूब। स्क्वायर सिंगल चार्ज के लिए आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल है, डाइपोल के लिए क्या आता है? क्यूब, तो आर क्यूब आएगा। पक्का? तो वी नो दैट फॉर an electric dipole, electric field along the axis is 1/4 pi epsilon 0 2p by r cube। now similarly मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वैसा इक्वेशन बनेगा। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड along the axis of magnet, सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, मैग्नेट के केस में म्यू 0/4 पाई होता है। मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ आपको। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू 0 को बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां से उठो, शिफ्ट हो जाओ, और अभी आज के बाद साथ में नहीं बैठोगे। म्यू 0 क्या बोलते हैं हम लोग? म्यू 0 को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है, दो चार्जेस को अगर मैं वैक्यूम में रख रहा हूँ तो फोर्स दोनों में अलग होगा, और दो चार्जेस को अगर मैं मीडियम में रख रहा हूँ तो फोर्स अलग होगा। करेक्ट? और वैसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैक्यूम में ज़्यादा स्ट्रांगली पास होते हैं, पेनिट्रेट होते हैं, और दूसरे मीडियम में थोड़ा सा पेनिट्रेशन कम होता है। मतलब बेसिकली
एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने में कितना सपोर्ट करता है उसको तुम बोल सकते हो परमिटिविटी। सिमिलरली एक मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना इजीली पास हो सकते हैं उसको बोलते हो परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। तो 4 पाई तो है, इधर परमिटिविटी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे परमिएबिलिटी न्यूमरेटर में है, तो ये डिफरेंस आ गया। ये 2 आर क्यूब ये कौन है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे क्या लिखोगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बस ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपको ये डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है और मुझे अगर बार मैग्नेट के एक्सिस पे फार अवे पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम सिर्फ कंपेयर करते हैं। हम बोलते हैं कि हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। Similarly, you can find out magnetic field along the axis. Electric field along the axis is 1/4 pi epsilon 0, ये हो गया mu 0 by 4 pi 2p by r cube, ये हो गया 2m by r cube। पक्का पक्का, गुड गुड, सिंपल सिंपल, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो सिमिलरली जब आप इक्वेटर पे फाइंड करोगे, तो उस केस में भी ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हो गया एक्सिस, ये आ गया इक्वेटर, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज सेंटर, दिस इज पॉइंट पी, ये डिस्टेंस कितना है? आर। तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन से ही कंपेयर करते हैं। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द इक्वेटर ऑफ डायपोल इज, याद है क्या? 1/4 pi epsilon 0, यहाँ पे 2 है ना, वहां पे नहीं होता है, p by r cube। बस इतना ही डिफरेंस है। गुड, पक्का पक्का, श्योर 100%। Similarly, magnetic field at the equator is mu 0 by 4 pi m by r cube। क्लियर? 100% क्लियर, श्योर। तो सिर्फ कंपैरिजन से ही तुमको बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर एंड एट द एक्सिस। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट? mu 0 by 4 pi 2m by r cube। what is m there? Magnetic dipole moment। what is the magnetic field along the equator? mu 0 by 4 pi m by r cube। लेकिन याद रखना ये दोनों के दोनों शॉर्ट डायपोल या फिर फार अवे पॉइंट के लिए है, ये स्पेशल केसेस है। जनरल केसेस आप 12th में एक चैप्टर है उसमें कवर होगा, फिलहाल से स्पेशल केसेस। अब थोड़ा सा अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अलग डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने डायपोल के केस में या तो एक्सिस पे या फिर इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, किसी और पॉइंट पे नहीं। तो यहाँ पे एक टॉपिक एक्स्ट्रा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, सॉरी ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट एट आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब होता है रैंडम पॉइंट। रैंडम पॉइंट मतलब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने एक पॉइंट लिया था एक्सिस पे, उसका फील्ड निकाला था, और एक पॉइंट हमने लिया था इक्वेटर पे। गुड, तो ये एक्सिस है, ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। तो अब तक हमने सिर्फ ये दो केसेस देखे, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जानबूझ के साउथ यहाँ लिखा, अभी ये सेंटर हो गया। तो अब तक तुमने यहाँ पे फील्ड फाइंड किया, तुमने यहाँ पे फील्ड फाइंड किया। अब इमेजिन कि हमको कहीं और फील्ड फाइंड करना है, लेट अस से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले ये क्लियर है क्या? हमने कहाँ पे पहले फाइंड किया? एक्सिस पे। इक्वेशन बताओ। mu 0 by 4 pi 2m by r cube, और इक्वेटर पे mu 0 by 4 pi m by r cube। गुड, अब ध्यान दो, क्योंकि इसको डिराइव करने के दो तरीके हैं, मैं तुमको सिंपल वाला बता रहा हूँ, और ऐसे ट्रिक्स तुमको आने चाहिए खुद से भी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये डायरेक्शन हो गया तुम्हारा डायपोल मोमेंट का, यस और नो?
ये m है, याद रखना। हमको जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट फिलहाल यहाँ पे लिया है मैंने। फिलहाल मैं उसको यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, आर्बिट्री मतलब रैंडम, कहीं भी ले लो। तो फिलहाल यहाँ लेता हूँ। तो सेंटर ऑफ द मैग्नेट से उस पॉइंट तक, सेंटर ऑफ द मैग्नेट से उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको डिस्टेंस को r बोल देते हैं। पक्का पक्का, गुड। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस एंगल को थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ? थीटा, सही है। तो ये जो m है, m का एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस, क्योंकि एंगल को लग के कौन होता है? कॉस। तो ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस। तो अभी थोड़ा ध्यान देना है इसमें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ध्यान दो। दिस इज m cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट है ये? m cos थीटा। मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। m cos और m sin कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। अगर ये m cos है तो ये कौन है? m sin। कौन है ये? अब ये m sin में यहाँ भी दिखा सकता हूँ, यहाँ भी दिखा सकता हूँ, सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ पे दिखाओगे या यहाँ दिखाओगे, वैल्यू तो सेम है ना। और m cos को परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस। तो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ m sin। गुड। तो रिमेंबर, एक काम करता हूँ मैं फिर। डू यू रिमेंबर, मैंने तुमको वेक्टर्स के केस में एक स्पेशल चीज बताई थी कि वेक्टर को तुम जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो। कंडीशन है उसका डायरेक्शन मत चेंज करना और उसका मैग्नीट्यूड मत चेंज करना। वेरी गुड। अगर ये याद होगा तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो m cos है ना, m cos, इसको यहाँ ले जाता हूँ। ओके, दिस इज m cos। गुड। और यहाँ जो m sin था उसको यहाँ ड्रॉ कर दो, चलेगा ना ऐसा? ये आ गया m sin थीटा। गुड। अब एक काम और करते हैं, ये कौन था? एक्सिस। कौन था ये? एक्सिस। मैं ना ऐसा इमेजिन कर लेता हूँ कि अब ये नया एक्सिस बन गया। क्या बन गया? नया एक्सिस। हमारी मर्जी ना, हम हमारे मर्जी से एक्सिस कहीं भी सेट कर सकते हैं। सिर्फ याद रखना, एक्सिस और इक्वेटर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये अगर एक्सिस है तो ये कौन है? इक्वेटर। ये कौन है? तो ये कौन है? इक्वेटर। पक्का? गुड। श्योर श्योर। तो विच इज योर न्यू एक्सिस? दिस वन। एंड विच इज इक्वेटर? हियर। m sin थीटा के डायरेक्शन में इक्वेटर है और m cos थीटा के डायरेक्शन में एक्सिस है। तो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस? जल्दी बताओ। μ0 बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। और ये क्या था? μ0 बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। पक्का? श्योर। लेकिन जब तुम बोलते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस इज μ0 बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, तब एक्सिस के डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होता है कि नहीं? होता है ना ऐसा? करेक्ट। हाँ, ये साउथ से नॉर्थ इधर हुआ, लेकिन है तो एक्सिस के अलोंग ना। तो जब तुम 2m बाय आर क्यूब लिखते हो तो एक्सिस के अलोंग कितना डायपोल मोमेंट है? m। कितना है? m। और यहाँ पे क्या लिखा? m। कितना है? m। यहाँ पे क्या लिखा? m। कितना है? m। यहाँ पे क्या लिखा? m। यहाँ पे जब मैं एक्सिस ले रहा हूँ, उस एक्सिस के अलोंग m है कि m cos थीटा है? तो यहाँ पे cos थीटा एक्स्ट्रा लिखेंगे और यहाँ पे sin थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर के अलोंग कितना है? m sin थीटा। पक्का पक्का? गुड गुड। 100% श्योर। समझे यहाँ तक? तो हमने अब तक सिर्फ ये किया कि एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट का एक्सिस के अलोंग होता है डायपोल मोमेंट m। हमको लेना है एक आर्बिट्री पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया आर्बिट्री। ये एक्सिस है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे पॉइंट है P। इस P पॉइंट से मैग्नेट के सेंटर का डिस्टेंस है R। ये था m, तो ये हो गया m cos थीटा। और m cos थीटा को परपेंडिकुलर कौन है? m sin थीटा। क्लियर? तो इस लाइन के अलोंग, न्यू एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? μ0 बाय 4 पाई 2m cos थीटा बाय r क्यूब। और इक्वेटर के अलोंग क्या आएगा? μ0 बाय 4 पाई m sin थीटा बाय r क्यूब। देन मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस हो गया, हाँ कि ना? और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इक्वेटर हो गया। तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है कि नहीं?
है, हाँ है ना, यस। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। और आपको याद होगा कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है उसका रिजल्टेंट होता है अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल। तो ये हो गया तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे, इसने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अल्फा। क्या बोल रहे हैं हम उसको, अल्फा। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। अभी भी जिनको नहीं समझा, एक लास्ट अटेम्प्ट मैं देता हूँ आपको, वंस अगेन आई विल ट्राई। यू हैव दिस एक्सिस, दिस इज इक्वेटर। हमको एक्सिस पे फील्ड पता है, हमको इक्वेटर पे फील्ड पता है, हमको ये दोनों पॉइंट छोड़ के किसी और पॉइंट पे फाइंड करना है पी पॉइंट पे। तो सिंपल मेथड क्या है कि आप एक काम करो, एक्सिस के अलोंग कौन है, डायपोल मोमेंट। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो पी से सेंटर तक, और ये जो डायपोल मोमेंट था इसके कंपोनेंट कर लो। ये हो गया एम कॉस, ये एम कॉस, और ये हो गया एम साइन। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, हाँ कि ना, हाँ। और इसको न्यू एक्सिस बोल दो। अगर ये एक्सिस है तो ये कौन बन गया, इक्वेटर। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, μ0/4π2m/r³। लेकिन यहाँ पे एक्सिस के अलोंग m cos थीटा है, और इक्वेटर पे कितना होता है μ0/4πm/r³। लेकिन यहाँ पे m sin थीटा है। यहाँ तक क्लियर, श्योर। अब आपको थोड़ा सा वेक्टर्स पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार, तो ए बार और बी बार इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल आर बार। और आपको ये याद होना चाहिए, अगर एंगल दोनों में थीटा हुआ तो आर इक्वल टू √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पक्का, श्योर श्योर। तो आप मुझे और एक चीज बताओ, अगर इसको मैं ऐसा कर लूं तो एंगल कितना बन गया, 90। व्हाट इज cos ऑफ 90, 0। तो थर्ड टर्म गया, तो क्या बचा, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बी एक्सिस और बी इक्वेटर परपेंडिकुलर है क्या, हाँ। तो इसका रिजल्टेंट कौन है, बी। और वो बी क्या होगा फिर, √ऑफ बी एक्सिस स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर स्क्वायर। तो देयरफॉर बी इक्वल टू √ऑफ व्हाट इज बी एक्सिस, μ0/4π2m cos θ/r³ का स्क्वायर प्लस μ0/4πm sin θ/r³ का स्क्वायर। बट इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, μ0/4πr³ स्क्वायर। तो √ऑफ μ0/4πm/r³ का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 2 cos थीटा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा, साइन थीटा का स्क्वायर। पक्का। और ये रूट के बाहर, तो b इक्वल टू क्या आ गया, μ0/4πm/r³ √ऑफ क्या बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना होता है, 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू μ0/4πm/r³। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1। तो ये आ गया आपका μ0/4πm/r³ √ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अब इक्वेशन डिराइव करना इज नॉट सफिशिएंट। हमने जो इक्वेशन डिराइव किया वो करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने का भी तरीका होता है। इमेजिन ये पी पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता एक्सिस पे, तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, μ0/4π2m/r³। क्या मिलना चाहिए था, μ0/4π2m/r³। क्या मिलना चाहिए, μ0/4π2m/r³। तो इमेजिन ये पॉइंट को मैं इधर लाता हूँ
एक्सिस पे, तो एंगल कितना हो जाएगा? अरे ये पॉइंट इधर लाया तो एंगल जीरो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक काम करो, यहाँ जीरो डाल के देखो, व्हाट इज कॉस जीरो? 1। 3 + 1 4 का रूट 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया? म्यू 0/4 पाई 2m बाय, तो आ गया क्या वापस वही एक्सिस का? यस। इक्वेटर का भी चेक कर लो, अगर ये पॉइंट मैं इक्वेटर पे लेता तो एंगल कितना बनता? 90। व्हाट इज कॉस 90? 0। तो ये 0 + 1 रूट ऑफ 1 इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? म्यू 0/4 पाई m/r³, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। अब तुमको अगर मैंने बोल दिया होता कि लेट अस से थीटा इज 60, मतलब फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ पॉइंट P सच दैट द एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज 60, तो cos ऑफ 60, व्हाट इज cos 60? 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 3/4 + 1 मतलब 7/4, तो रूट ऑफ 7/4 म्यू 0/4 पाई m/r³। पक्का पक्का? तो ऐसा आप फाइंड कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट। अब हमको देखना है अगला टॉपिक। एक काम करते हैं, अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला और मैग्नेटिज्म के फॉर्मूला को कंपेयर करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं, सो दैट एग्जाम में अगर आता है तो तुमको हेल्प होगा उसका। इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, या फिर इसको आपके बुक में बोला है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। एक टेबल दिया हुआ है, वो नोट्स में है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के फॉर्मूला सिमिलर कैसे है उसका एक टेबल है ये। तो एक काम करेंगे, आई पुट 3 कॉलम्स, पहले में क्वांटिटी, दूसरे में उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला, और लास्ट में उसका मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला। तो आएगा क्वांटिटी और यहाँ आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ आएगा मैग्नेटिज्म। गुड। किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन बीच में पूछ लूंगा, 100% ध्यान यहाँ चाहिए। और मैंने पहले ही बोला इस साल मैं नो टॉलरेंस मोड पे हूँ, गड़बड़ की सीधा बाहर। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज बेसिक क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिक क्वांटिटी कौन होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। नाम में ये इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको तुम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोल दो, इलेक्ट्रिक पोल बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोल बोल दो, चलता है। मैग्नेटिज्म में बेसिक क्वांटिटी कौन सा होता है? मैग्नेटिक पोल। पर रियलिटी में मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइपोल होता है, तो ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल। पोल बोला तो भी चलेगा, डाइपोल बोला तो भी चलेगा। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट फील्ड, विच इज द बेसिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। विच इज द बेसिक फील्ड हियर? मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट्स में। यहाँ पे होता है म्यू 0/4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ ऐसा यूनिट्स में। वो वहाँ पर लिखा नहीं है, आई एम अवेयर कि वहाँ लिखा नहीं है। गुड। इसके बाद कूलम्स लॉ में कंपेयर नहीं करने वाला, तो कूलम्स लॉ को छोड़ दो। इसके बाद फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना आप। अगर मेरे पास एक चार्ज है +Q और वो किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो हमने ये देखा था कि इस चार्ज पे फोर्स लगता है Q × E। तो फोर्स acting on a electric pole in an electric field is Q × E।
और यहाँ पे अगर ऐसा हो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट का एक पोल है, जैसे नॉर्थ पोल है, व्हाट इज पोल चार्ज ऑफ नॉर्थ पोल? QM। तो इस पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा? फोर्स। और उसका फॉर्मूला पता है क्या बनता है? QM इंटू बी। पक्का पक्का। तो ये बहुत सारा सिमिलरिटी है इसमें। देन इसके बाद क्या देखोगे? मैग्नेटिक field along the axis of dipole and then along the equator of dipole. So magnetic field along the axis of dipole and lastly magnetic field along the equator of dipole. Along the equator of dipole. Good. What is a अच्छा फील्ड बोल रहे थे जनरल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रो भी करना है तो फील्ड along the axis and field along the equator. What is electric field along the axis of dipole? क्या था? 1/4πε0 2p/r³। और इसका क्या था? μ0/4π2m/r³। और इक्वेटर पे कितना था? 1/4πε0 p/r³। और यहाँ पे μ0/4πm/r³। तो ये हो गया कंपैरिजन दोनों का। तो विच इज द बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक? चार्ज, इलेक्ट्रिक पोल। एंड व्हाट अबाउट मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिक पोल। डाइपोल या पोल, ठीक है, चलता है, करेक्ट। फील्ड इलेक्ट्रिक और वहां पे फील्ड मैग्नेटिक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंपैरिजन तो हमने कल ही देख लिया था। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म अ क्लोज लूप। वो कहाँ से एंड या कहीं पे स्टार्ट नहीं होते हैं, दे फॉर्म क्लोज लूप्स एंड दे डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट क्या होता है? 1/4πε0। और मैग्नेटिज्म में क्या होता है? 0/4π। बराबर, करेक्ट, श्योर श्योर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड E? Q into E. What is the force acting on a magnetic pole QM in magnetic field B? QM into B. What is the magnetic field along the axis of magnet? μ0/4π2m/r³. What is the electric field along the axis of dipole? 1/4πε0 2p/r³. What is the electric field along the equator of dipole? 1/4πε0 p/r³. And what about magnet? 0/4πm/r³. Excellent, good. चलो ठीक है। अब ये सब इतना था रिलेटेड टू बार मैग्नेट। अब हमको इसके आगे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करना है, विच इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊंगा क्यों, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कम से कम साइंस के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हाँ, एक मिनट, कुछ छूटा नहीं, हो गया कवर, ठीक है। गॉस लॉ इज नॉट देयर, वो जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, बट उसका यूज नहीं है गॉस लॉ का, राइट। तो वो छोड़ दो, इस पे आ जाओ, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अब सबसे पहले द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोमैग्नेटिज्म या फिर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। जियो, क्योंकि तुम जियोग्राफी का जो GEO लिखते हो ना, उसका मतलब होता है अर्थ। तो द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोमैग्नेटिज्म या फिर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ
of Earth is known as geomagnetism or terrestrial magnetism. Terrestrial magnetism. अब टू अंडरस्टैंड दिस, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ जिसको हम अर्थ मान लेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस इन्वॉल्व है, तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा हर एक डेफिनेशन पे, बहुत सारे डेफिनेशंस इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अर्थ को हम दो पार्ट्स में इमेजिन करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे है नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। क्या ये? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और ये है साउथ पोल। क्या ये? साउथ पोल। अ स्ट्रेट लाइन अबाउट विच द अर्थ स्पिन्स, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है ना, रोटेशन मतलब स्पिन, राइट? द स्ट्रेट लाइन अबाउट विच अर्थ रोटेट्स और अर्थ स्पिन्स इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक एक्सिस। और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये जो जियोग्राफिक एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से पास होता है। किसमें से पास होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज जियोग्राफिक एक्सिस। तो इसके दो डेफिनेशन बन सकते हैं। एक, द स्ट्रेट लाइन about which earth spins, मतलब अर्थ रोटेट्स, is known as geographic axis, या फिर और you can say a straight line passing through geographic north pole and geographic south pole. So a straight line passing through geographic north pole and geographic south pole. ये geographic वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। geographic south pole is known as geographic axis. इसके आगे से मैं जियोग्राफिक एक्सिस को लिखने वाला हूँ G.A. तो दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस। पक्का गुड। अब याद रखना, कोई भी एक लाइन एक प्लेन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक दो आपका, यू सी इस बुक पे बहुत सारे लाइन्स है, तो कोई भी लाइन एक प्लेन में होता है, बराबर। तो जियोग्राफिक एक्सिस एक लाइन है, वो भी एक प्लेन में होगा कि नहीं, उसको बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे उसको? जियोग्राफिक मेरिडियन। तो इमेजिन ये जो लाइन है ये जिस प्लेन में है, तो मैं एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, अ प्लेन। ओके, कोई भी 1D ऑब्जेक्ट एक 2D सरफेस के अंदर ही होता है। तो ये जो प्लेन है जिसमें जियोग्राफिक एक्सिस, उसको पता है क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। डिफाइन कैसे करोगे? अ प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक एक्सिस इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन। या फिर एट एनी प्लेस अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन। तो डिफाइन कर लेते हैं उसको, सिंपल ही रखेंगे डेफिनेशन। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। देखो, अर्थ का मैग्नेटिज्म समझना है ना, तो पहले ये सब चीजें पता होनी चाहिए, उसके बिना समझ में नहीं आएगा इक्वेशन कहाँ से आ रहा है। तो हाउ विल यू डिफाइन जियोग्राफिक मेरिडियन? अ प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक एक्सिस is known as geographic
मेरिडियन इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन। और अब इसके आगे से जियोग्राफिक मेरिडियन को मैं डिनोट करने वाला हूँ जी डॉट एम से। इससे जी डॉट एम। तो ये जो प्लेन है ये कौन है? जियोग्राफिक मेरिडियन। पक्का पक्का, गुड। इसके बाद आपको पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज जियोग्राफिक इक्वेटर। अब आपसे पूछा व्हाट इज इक्वेटर, तो पता व्हाट इज इक्वेटर? बोलेंगे इक्वेटर तो इक्वेटर है, एन इमेजिनरी लाइन। लाइन नहीं होता है वो सर्कल होता है। वो सर्कल होता है, और वो सिर्फ सर्कल नहीं होता है, वो ग्रेट सर्कल होता है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, बात करते हुए दिखना नहीं, इसके बाद तुम बार बार बोलने को मत लगाओ, आई विल नॉट टॉलरेट एट ऑल। तो ये एक सर्कल, तो ये भी सर्कल है इमेजिनरी, राइट? लेकिन ये छोटा सर्कल है, और इधर एक बड़ा सर्कल है, बड़ा, सबसे बड़ा। तो अर्थ के सरफेस पे जो तुम सबसे बड़ा सर्कल, इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, उसको पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? जियोग्राफिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं उसको? जियोग्राफिक इक्वेटर। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई टोल्ड यू टू शिफ्ट देयर, नॉट देयर, पीछे और पीछे। मैं तो इधर आगे, इधर आगे। थैंक यू सो मच। तो याद रखना, हाउ यू डिफाइन जियोग्राफिक इक्वेटर। पता है आपको हम जियोग्राफिक इक्वेटर कैसे डिफाइन करने वाले हैं? हम लोग उसको ऐसा डिफाइन करने वाले हैं, अ ग्रेट सर्कल, इमेजिनरी ग्रेट सर्कल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इमेजिनरी है, लेकिन ग्रेट सर्कल तो मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था ना, तो उसको इक्वेटर बोलोगे क्या? नहीं। तो ये इक्वेटर जो है ये जियोग्राफिक मेरिडियन को परपेंडिकुलर है। एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल ड्रॉन इन अ प्लेन perpendicular to geographic meridian is called as geographic equator. Good. तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे? एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल, imaginary great circle drawn on the surface of earth, in a plane perpendicular। अभी भी आवाज आ रही है? हाँ, मैं अभी लास्ट बोल देता हूँ। कोई पेन पेंसिल एक्सचेंज नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद दिखे गड़बड़ करते जगह पे एडमिशन कैंसिल। नहीं सहन होगा, बहुत हो गया। 3 साल से मैं आई एम रियली फेड अप बाय बिकमिंग अ गुड, वेरी गुड पर्सन। आई डोंट वांट टू बिकम अ गुड पर्सन एनी मोर। आई वांट टू बिकम अ गुड टीचर नाउ, एंड आई वांट गुड स्टूडेंट। वाइब मैच होनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था एक लेक्चर में कि मेरा जिसका वाइब मैच होगा मैं उसी के साथ बात करता हूँ, बाकी के साथ नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरे रिलेटिव क्यों नहीं होते। तो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। समय हमारे पास कम है, काम बहुत ज़्यादा है, और पिछले 3-4 साल से मेरे पर्सनल काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे 5-5 मिनट जाते हैं, तुम्हारे भी मेरे भी 5-5 मिनट करके ऐसे 15 लेक्चर बढ़ जाते हैं, तो गड़बड़ नहीं। बाकी आई डोंट वांट टू, ऑफ कोर्स अच्छे बच्चे और डांटना सही नहीं होता है। नहीं है ना सही? सही नहीं है ना? वेरी गुड। देखो कितने अच्छे से बोल रहे हो, नहीं है ना सही? हाँ, तो बी हैप्पी एंड स्टडी फिजिक्स। एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल कहाँ ड्रॉ किया तुमने? ये ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ ड्रॉ किया? इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक मेरिडियन, टू जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन इज नोन एज, क्या बोलोगे इसको? इज नोन एज व्हाट? अरे इज नोन एज जियोग्राफिक इक्वेटर। वेरी गुड। अब ये सारे वर्ड्स बार बार लिखने पड़ेंगे, जियोग्राफिक जियोग्राफिक, क्योंकि अब हमको और भी ऐसे सिंगल क्वांटिटी देखने हैं।
तो is known as geographic equator, is known as geographic equator. Clear answer? Now earth behaves like a very big bar magnet. इसके लिए हमने पहले वो बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज देखे। तो अर्थ का बिहेवियर इज लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है वो बताता हूँ, उसके बाद आगे जाते हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे मैंने अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुमको बताई, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ तक जाता है, अंदर उल्टा होता है। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो ये कौन था, जियोग्राफिक नॉर्थ, ये कौन था, जियोग्राफिक साउथ। अर्थ बिहेव लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट, जिसमें पोल्स उल्टे हैं, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में मैग्नेटिक साउथ है। कौन है, मैग्नेटिक साउथ। तो ये साउथ मैग्नेटिक साउथ हो गया। और जियोग्राफिक साउथ के पास में पता है कौन है, मैग्नेटिक नॉर्थ। मतलब ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा है। करेक्ट, क्या है, उल्टा। अब हम आगे जाए उससे पहले मैंने आपको बोला कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट। क्यों, क्योंकि अब तुम इमेजिन कर लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे अर्थ के, वो ऐसे होंगे, होंगे ना ऐसे, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ के। अब होता ऐसा है, सन हमारा नियरेस्ट स्टार सन, जैसे हमको जैसे बीच में खोखला आता है तो हमारे सन को भी वैसा होता है। सही है, गुड एग्जाम्पल। तो उस केस में ऐसा सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, इन बिटवीन आर नियरेस्ट स्टार सन, वो बीच बीच में हॉट प्लाज्मा ऐसा थ्रो करता रहता है। अब जो वो थ्रो करता है हॉट प्लाज्मा, वो होता है चार्ज पार्टिकल्स। और फॉर्चुनेटली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस हॉट प्लाज्मा को डाइवर्ट कर देता है। अगर वो हॉट प्लाज्मा डायरेक्ट अर्थ पे आता तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कब से जाता, और अर्थ का एटमॉस्फेयर जाता तो ना ऑक्सीजन होता, ना नाइट्रोजन होता, ना कार्बन होता अर्थ के एटमॉस्फेयर में। फिर तुम क्या सांस लेके क्या जीते, और क्या बारिश होता, कुछ नहीं होता। फिजिक्स भी नहीं होता, या क्लासरूम भी नहीं होता, और मैं पढ़ा भी नहीं रहा होता। लेकिन तुम घर पे सो भी नहीं सकते थे क्योंकि तुम होते ही नहीं। गुड। So that is why Earth's magnetism is very important, because Earth's magnetic field protects you from that hot plasma, right? और लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्यूचर में मार्स में लाइफ हो सकता है क्या, या फिर पास्ट में था क्या। पास्ट में शायद था, लेकिन फिर वही हुआ कि उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया मार्स का, और वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होने की वजह से हॉट प्लाज्मा मार्स के एटमॉस्फेयर में जाने लगा, और वो एटमॉस्फेयर गायब हो गया, वहाँ से लाइफ भी गायब हो गई। ऐसा थ्योरी है, हो सकता है फ्यूचर में, आज से कुछ लाख साल बाद अर्थ का भी वो स्टोरी बन सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो यू मे बी यू एंड वी मे नॉट एग्जिस्ट एनी मोर फ्यूचर में, तो फ्यूचर के बाद फ्यूचर, लेकिन ये पता होना चाहिए। अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट। अब तक तुमने जैसे जियोग्राफिक एक्सिस डिफाइन किया था, वैसे कैसे डिफाइन किया था, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल। वैसे अभी तुम मैग्नेटिक एक्सिस डिफाइन करोगे, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। वैसे बाय द वे, जहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ है उसके पास में मैग्नेटिक साउथ है, एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं है, तो ध्यान रखना, सिर्फ एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं है, क्योंकि फिर उस पर भी डेफिनेशन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, एंड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ is known as magnetic axis of earth, is known as
मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। करेक्ट। फिर इसके बाद तुमको याद है कि हमने जियोग्राफिक मेरिडियन कैसे डिफाइन किया था? जियोग्राफिक मेरिडियन, a plane containing geographic axis is known as geographic meridian। वैसे ही एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। a plane containing magnetic axis is known as magnetic meridian। तो ये जो लाइन जिस प्लेन में आएगा उस प्लेन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज एम एम, दिस इज एम ए, मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक मेरिडियन। गुड। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, a plane containing magnetic axis, a plane containing magnetic axis is known as magnetic meridian, is known as magnetic meridian। और इसके आगे से इसको मैं बोलने वाला हूँ एमएम। गुड। नाउ सिमिलरली, जैसे तुमने जियोग्राफिक इक्वेटर डिफाइन किया था, अभी क्या डिफाइन करोगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। व्हाट वाज जियोग्राफिक इक्वेटर? एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक इक्वेटर। वैसे ही an imaginary great circle drawn on the surface of earth in a plane perpendicular to magnetic meridian is called as magnetic equator। तो जैसे ये जियोग्राफिक इक्वेटर था, वैसे ही अब इस प्लेन को परपेंडिकुलर एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये जो हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। गुड। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, एम डॉट ई, कैसे डिफाइन करोगे? जल्दी बताओ। एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल ड्रॉन ऑन द surface of earth, on the surface of earth in a plane, in a plane perpendicular, in a plane perpendicular to magnetic meridian, to magnetic meridian is known as magnetic equator, is known as magnetic equator। पक्का? गुड। अब अगला डेफिनेशन है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। है कैसा होना चाहिए? सिक्वेंशियली तो कोई होना चाहिए। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है ना? यस। अब देखो, थोड़ा सा वापस डायग्राम पे आते हैं। अब ये बहुत खिचड़ी हो गई यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम लोग अलग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यू सी, हमको अभी देखना है व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ऐसा है, ये था जियोग्राफिक एक्सिस, ये था मैग्नेटिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ओवरलैप नहीं है, तो इन दोनों में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। या फिर क्योंकि ये जियोग्राफिक एक्सिस कौन से प्लेन में था? जियोग्राफिक मेरिडियन में। और मैग्नेटिक एक्सिस कौन से प्लेन में था? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जब तुम बोलते हो ना एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, सॉरी जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, इसका मतलब ये भी होता है एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्योंकि दो लाइंस में अगर एंगल अल्फा है
तो वो दो लाइंस जिस दो प्लेन्स में है उसमें एंगल भी अल्फा है। तो डिफाइन करते वक्त, मैग्नेटिक डेफिनेशन डिफाइन करते वक्त आप बोल सकते हो द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस और जियोग्राफिक मेरिडियन एंड magnetic axis or magnetic meridian is known as magnetic declination, is known as magnetic declination. क्लियर है अब तक? पक्का? और इसको मैं हमेशा अल्फा से डिनोट करने वाला हूँ। किससे? अल्फा से। श्योर श्योर, गुड गुड। अब एक लास्ट डेफिनेशन और एक दो फॉर्मूला। लास्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिप। इसको डिप एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। चलो सबका ध्यान यहाँ, बाद में कंफ्यूजन होगा, तो बाद में कंफ्यूजन होने से अभी ध्यान देना ज़्यादा बेटर होता है, तो ध्यान अभी दो यहाँ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी दो प्लेन्स इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेटिक एक्सिस कौन सा प्लेन में है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिक एक्सिस कौन सा प्लेन में है? जियोग्राफिक मेरिडियन। और दोनों में एंगल कितना है? अल्फा, विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो एक काम करता हूँ, मैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करता हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये मैं ड्रॉ करता हूँ लेट अस से जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके, तो लुक्स लाइक एक ऐसा बुक रखा हुआ, ऐसा दिख रहा होगा। गुड। तो ये कौन है? ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। ये कौन है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और इन दोनों में जो एंगल था वो कौन था? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अल्फा। बराबर? यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए। आपने कंपस नाम सुना है? क्योंकि तुमको कंपस बोला ना, तो तुमको कंपस बॉक्स की याद आती है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, कंपस इज बेसिकली यूज्ड टू गिव डायरेक्शंस। अब थोड़ा इस डायग्राम पे ध्यान दोगे तो थोड़ा अच्छे से समझेगा। सबका ध्यान यहाँ, सबका मतलब सबका। गुड। कंपस के अंदर एक नीडल होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। क्या बोलते हैं? और मैग्नेटिक नीडल हमेशा हमको डायरेक्शंस बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। किस डायरेक्शन में? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ कि साउथ टू नॉर्थ? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर। अब रिमेंबर, वो जो कंपास तुम यूज करते हो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए करते हो, सही है। मैग्नेटिक नॉर्थ के पास में कौन है? जियोग्राफिक साउथ। तो हम वो नीडल के नीचे जो स्टिकर होता है ना उसको उल्टा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जरा अच्छे से सोचो, मैग्नेटिक नीडल कहाँ पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ, टुवर्ड्स। लेकिन अर्थ पे तो साउथ है ना। जाना था यूरोप, पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है ना, तो मैग्नेटिक नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ना। तो वो कहाँ पॉइंट करेगा? कहाँ पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ। लेकिन वो जियोग्राफिकली कौन है? तो वो जो कंपास होता है ना उसमें स्टिकर उल्टा चिपकाया जाता है। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ, तो समझ में आना चाहिए कि जो नीडल है, नीडल वो आपको यहाँ पे कहीं पे पॉइंट करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से प्लेन में है? मैग्नेटिक मेरिडियन में है कि जियोग्राफिक मेरिडियन में है? मैग्नेटिक मेरिडियन में है। किसमें है? किसमें है? इसलिए मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में ड्रॉ किया? मैग्नेटिक मेरिडियन। कहाँ ड्रॉ किया? कहाँ ड्रॉ किया? तो ये कौन है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। कौन है ये? कौन है ये? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। गुड।
कौन है वो? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। कौन सा लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल। तो डू यू नोटिस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है। करेक्ट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। तो एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ किया, ज्योमेट्रिक मेरिडियन ड्रॉ किया, दोनों में एंगल कितना था? अल्फा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? डेल्टा। तो क्या बोलते हो? एंगल ऑफ डिप। द एंगल मेड बाय Earth's magnetic field with respect to horizontal in which plane? In magnetic meridian is known as, क्या बोलते हो उसको? जल्दी बोलो। is known as angle of dip, क्लियर है? अब ऐसा है, कैसा है पता है? ये कौन है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसका एक कंपोनेंट यहां ले लेता हूं। ये कौन सा कंपोनेंट होगा पता है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। और एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो ये पता है कौन हो गया? बी कॉस डेल्टा, बराबर। डेल्टा फाइव मत, अल्फा मत लिख देना। और ये कौन हो गया? कौन सा कंपोनेंट हो गया? ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? बी साइन डेल्टा। इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? What is the horizontal component of Earth's magnetic field? B cos delta. And what is the vertical component? B sin delta. अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर एंड ऐड करूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या कर रहा हूं? स्क्वायर एंड ऐड। तो लिख देता हूं, चलो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो क्या मिलेगा आपको? बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, बराबर। देयरफॉर बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। What is cos square delta plus sin square delta? 1. So you have bh square plus bv square equal to क्या आएगा? b square. Therefore b equal to under root of bh square plus bv square. ये एक इक्वेशन है resultant magnetic field of earth in terms of horizontal component and vertical component. अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, let us divide equation number 2 by 1. इक्वेशन नंबर 2 क्या था? bv, और ये क्या था? बी एच। ये क्या था? बी साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा। बी बी कैंसल, तो साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा कितना होता है? टैन डेल्टा। तो देयरफॉर यू हैव बी बी बाय बी एच इक्वल टू कितना? टैन डेल्टा। देयरफॉर डेल्टा क्या आएगा? टैन इनवर्स ऑफ बी बी बाय बी एच। तो ये मिल गया एंगल ऑफ डिप। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर? एक बार वेरी क्विक रिकैप। अरे यही तो मेन पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं और लास्ट पेज था, तो इसका मतलब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ रिवाइज कर लेंगे। मुझे पता व्हाट इज ज्योग्राफिक एक्सिस? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन? A plane containing geographic axis is known as geographic meridian. What is geographic equator? An imaginary great circle drawn on the surface of Earth in a plane perpendicular to geographic meridian is called as geographic equator. What is magnetic axis? A straight line passing through magnetic north pole and magnetic south pole of Earth. What is magnetic meridian? A plane containing magnetic axis is called as magnetic meridian. What is magnetic equator?
An imaginary great circle drawn on the surface of Earth in a plane perpendicular to magnetic meridian is called as magnetic equator. Perfect. What is magnetic declination? The angle between geographic axis या फिर geographic meridian and magnetic axis or magnetic meridian is called as magnetic declination. What is the angle of dip? The angle made by Earth's magnetic field with respect to horizontal in magnetic meridian, in the plane of magnetic meridian, is called as angle of dip. What is BH? B cos delta. What is BV? B sin delta. So B equal to under root of BH square plus BV square, and tan delta is BV by BH. So delta is tan inverse of BV by BH. So that's it for today.